आज पहला दिन है हमारा और सुबह से हमने कुछ कुछ बात करना शुरू किया है। तो कितने लोगों को ऐसा लग रहा है कि जिंदगी को लेके जो दृष्टिकोण है, जो देखने का नजर, वो कहते हैं ना कि वो क्या बोलते हैं, नजरें बदलती हैं तो नजारे बदल जाते हैं, है ना, ऐसा कुछ कुछ बोलते हैं ना। तो नजरिया बदलने से जिंदगी को देखने का नजारा बदल सकता है। तो कितने लोगों को ये लग रहा है कि जितनी बात हमने अभी तक की है उससे आपको जिंदगी को देखने का एक नजरिया बदल रहा है? ऐसा कितने लोग बोल सकते? गुड। तो पहले जिंदगी पे क्या फल लगता है और कैसे हम जिंदगी की घटनाओं को ले सकते हैं, तो जो ब्रेक के जस्ट पहले हम चर्चा कर रहे थे, पहले कोई उस पे बोलेंगे, फिर हम आगे बात करते हैं। कौन बोलेंगे? हाँ जी, कौन कौन बोलना चाहते हैं, हाथ उठाइए। 1 2 3। तो ये शरीर की यात्रा के दौरान जो कुछ छोटी मोटी समस्याएं के रूप में आविर्भाव होती है वो वास्तव में समस्याएं है नहीं, वो हमारी पूर्ण एवोल्यूशन प्रोसेस में या संपूर्णता को प्राप्त करने की एक अच्छी प्रक्रिया है, सुखद प्रक्रिया है। इसीलिए वो हमारे लिए समस्या नहीं है, बल्कि हमारी परिप्रकाश या हमारी एक फुल फेज्ड एक्सप्रेशन का एक एवोल्यूशन प्रोसेस है। थैंक यू जी, आगे मैं, आप बोलिए तब तक। आपने अगले सेशन में बताया कि माइक कैसे? हाँ, आपने अगले सेशन में, मेरा नाम जागृति ठक्कर है, मैं अहमदाबाद से आई हूँ। आपने अगले सेशन में बताया कि ये लाइफ में जो चैलेंजेस आती है तो कुछ हमको जैसे लगता है, पेन होता है तो हमारे अच्छे के लिए, कि वो दिखाता है कि हम जीवंत हैं। अगर हमको पता ही नहीं चले कि ये पेन हुआ है तो हम उसका उपाय कैसे करेंगे? वैसे ही लाइफ में अगर कुछ चैलेंजेस आती है तो हमको वो बताने के लिए आती है कि हमें आगे क्या करना है। तो हम क्या करते हैं कि चैलेंजेस कुछ आती है तो हम ऐसा सोचते हैं कि ये क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ, वही उसी में पड़े रहते हैं, आगे का कुछ सोचते नहीं है। लेकिन ये मौका है कि हम वो देखें कि ये दुख क्यों है और उसके पार कैसे जाना है। तो चैलेंजेस है वो हमारे ग्रोथ की एक प्रोसेस है, ऐसा मैं समझी। बढ़िया। और उससे वो सुबह वाला सेशन था, उसमें भी मेरा एक सवाल था। तो उसमें आपने बताया कि ये पुरानी पीढ़ी है वो एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप के बारे में कुछ और सोचती है, और ये नई पीढ़ी है वो ऐसा सोचती है कि सेक्सुअल बाबतों में ऑटोनॉमी होनी चाहिए, फ्रीडम होना चाहिए। तो आपने ऐसा बताया था कि ये सही है या गलत है वो मैं नहीं बोलता हूँ, लेकिन तो फिर एक्चुअली में आप क्या समझते हैं इससे? आप इससे क्या समझाना चाहते हैं? ठीक है, ऐसा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हाँ, तो उसको चर्चा करेंगे, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, थैंक यू। देखिए, ये वर्कशॉप ऐसा है जिसमें किसी चीज को सही गलत हम नहीं कह रहे हैं, लेकिन उसके आधार पे चर्चा कर रहे हैं। और उसका आधार जब बेस जब बन जाएगा तो कोई यूनिवर्सल आंसर निकल के आएगा। तो आंसर आपके अंदर से निकले तो ज्यादा स्टेबल होगा। मैं किसी चीज को सही गलत कहूं तो अभी प्री मैच्योर है, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तब धीरे धीरे उसको देखते हैं। हाँ जी, और कोई? हाँ बेटा। हेलो, परिचय। हाँ, इशिता नागर फ्रॉम अहमदाबाद। क्या करती हो? मैं आयुर्वेदिक स्टडी कर रही हूँ, अभी इंटर्नशिप चालू है मेरी। BMS। हाँ, और सुबह तक जो भी सेशन हुआ तो उसमें 2 पॉइंट पे मेरा ध्यान गया है। एक तो है कि जब तक मुझे समाधान नहीं पता तब तक मैं समस्या से परेशान होती रहती हूँ, और जब जब मेरी सॉल्यूशन की तरफ गति होती है तब तब मुझे खुशी मिलती है, मुझे सुख मिलता है। और दूसरा ये ध्यान गया कि मतलब जो सही है वो हमें पता होता है तो हम उस सही देख के हम सीख सकते हैं। तो हमें ये जानना चाहिए कि वो हमारे लिए सही क्या है। गुड, बढ़िया। आप लोगों ने, किसी ने, जब चर्चा होती रही सुबह, तो उस लड़के के बारे में आगे नहीं पूछा कि उसका हुआ क्या? हाँ,
वो 26 साल की लड़की, आईटी प्रोफेशनल, 1.5 लाख की सैलरी, फिजिकल मेंटल इमोशनल नीड्स फ्रेंड सर्कल में पूरा होती है, बच्चा चाहिए तो आईवीएफ से ले आएगी, तो फाइनली उसका हुआ क्या? जब आप ही नहीं पूछ रहे तो मैं क्या बताऊं? हाँ, क्या हुआ? देखिए, अभी जो हम बात कर रहे हैं वो उससे कनेक्टेड है। देखिए, अपने सारे एक्सपीरियंसेस देखिए कि हम सब ने शादियां की हैं, बच्चे पैदा किए हैं, लेकिन ऐसा करके हमको वो तृप्ति जिंदगी की जिस जिस तृप्ति की हमको तलाश थी वो तलाश तो नहीं, वो तो हमारी तलाश पूरी नहीं हुई। इसका मतलब शादी करने, बच्चे पैदा करने, शादी करना अपने आप में कोई पर्पस नहीं है, शादी करके बच्चे पैदा करना भी अपने आप में कोई पर्पस नहीं है, क्योंकि ये सारे काम हमने किए हैं और उससे जिंदगी का वो खालीपन तो नहीं भरा है जिसकी हमको तलाश है। इसका मतलब कुछ और आगे है। ये गलत है ऐसा नहीं कह रहा हूं, शादी नहीं करना चाहिए ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं। तो शादी करना भी ठीक है, बच्चे पैदा करना भी ठीक है, लेकिन पर्पस कुछ और आगे है। अब हमको किसी के साथ जीना है तो साथ जीने के लिए दोस्त भी होते हैं, उसके लिए भी शादी के पर्पस की इतनी बड़ी जरूरत नहीं है। फ्रेंड सर्किल में हम, है ना, 2 4 5 हमारे दोस्त होते हैं, उनके साथ अपना सुख दुख बांट भी लेते हैं, और उसमें एक से झगड़ा हो गया तो ऑप्शन भी है यार, दूसरे के साथ अपना बांट लेंगे। इधर झगड़ा हो गया तो रहना भी साथ में, और झगड़ा भी हो गया, ये बहुत मुश्किल काम है। तो जितने ऑप्शन हमारे पास अभी थे, खाने पीने की बात करोगे तो जोमेटो टोमेटो है ना, तो कोई भी ऑप्शन की आप बात करोगे तो बेसिकली हमारे पास शादी का जस्टिफिकेशन है नहीं। तो हम पुराने लोगों के पास भी शादी का कोई कारण ठोस नहीं था। एक उम्र होती है, उसमें शादी होती है, पूछने की जरूरत ही नहीं थी और शादी हो जाती थी। इसका मतलब है कि हम पुराने लोगों को भी क्यों शादी करनी है ये भी पता नहीं है, और अभी के बच्चों को शादी क्यों नहीं करनी है ये भी पता नहीं। दोनों के पीछे कोई ठोस रीजन हमारे पास नहीं है। परंपरागत तरीके से शादी होती रही। परंपरा, अभी जब शादी से हमको डर लगता है या हमको उसका कोई कारण, बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि हम शादी करना नहीं चाहते हैं, ऐसी बात नहीं है, पर क्यों करें इसका कोई ठोस रीजन भी हमारे पास नहीं। तो ऐसा भी एक बड़ा वर्ग दिखाई देता है या छोटा वर्ग दिखाई देता है। तो उस लड़की की बातों में कोई भी पुरानी मान्यता को उसने पहले ही गिरा दिया। अब कोई भी बेसिस ही नहीं उसने छोड़ा जिस पे बात की जा सके। तो मेरे को ये समझ में आ गया कि इसके जोन में जाके बात करना तो बेकार है, अब कुछ इसमें बचा नहीं। तो मैंने उसको पूछा कि तुम्हारा ये लाइफस्टाइल, खास करके उसने एक बात और कहा, उसने कहा कि 5 दिन का वर्किंग रहता है, 2 दिन हम चिल करते हैं। तो चिल बोलने समय उसकी आंख एकदम डबल साइज की हो गई। तो मैंने कहा ये चिल कितने टाइम से चल रहा है? तो करीब 1.5 2 साल जॉब को हो गए होंगे। तो बोला 1.5 2 साल हो गया। तो मैंने कहा ये जो लाइफस्टाइल चल रही है इसमें कभी कोई प्रॉब्लम आती है कि सब कुछ हमेशा ठीक ही चलता है? बोले नहीं नहीं, प्रॉब्लम तो आती है, कभी ब्रेकअप हो जाता है, कभी कुछ झंझट हो जाता है, अपने मन का नहीं भी होता है, हम कुछ और चाहते हैं, दोस्त कुछ और चाहते हैं, सबकी मर्जी के अनुसार तो नहीं चल सकते हैं। तो मैं तुमको क्या लगता है कि ये अभी तुमको 1.5 साल हुआ है, आने वाली जिंदगी के 40 50 साल क्या यही जीवन शैली को जिया जा सकता है और कुछ सोचने की जरूरत नहीं है? बोले नहीं नहीं, 40 50 साल तो नहीं चलेगा। फिर क्या करना है? बोले फिर तो सोचना पड़ेगा। चलो, एक टॉपिक पूरा हुआ, एक जगह में थोड़ी सी गुंजाइश बनी। तो मैंने कहा अच्छा, पूरे एग्जिस्टेंस को देखो और देख के ये बताओ कि कोई एक एंटिटी का नाम लो, वो है, उसके होने का कोई पर्पस ना हो। ऐसी कोई एंटिटी पूरे एग्जिस्टेंस में देख के बताओ जो है और उसके होने का कोई पर्पस ना हो। तो आधा 1 मिनट चुप रह के बोलती है ऐसा तो कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, सब कोई चीज का कोई पर्पस है। तो मैंने पूछा कि तुम इतनी बड़ी सोचने समझने वाली एंटिटी हो, तुम्हारा भी कोई पर्पस होगा कि बिना ही पर्पस पैदा हुई? बोले नहीं, कुछ तो पर्पस होना चाहिए, तुमको पता है? बोले नहीं, ऐसा मैंने सोचा नहीं, सोचने की जरूरत है। बोले हाँ, जरूरत तो है। तो मैंने कहा देखो, अभी फंडामेंटली इतनी बात निकल आई कि तुम हो और तुम्हारा कोई पर्पस है।
जब तुम्हारी शादी नहीं हुई थी तब भी तुम एक बेटी थी, तब भी किसी घर में थी, तब भी तुम एक मानव थी, तो तब भी तुम थी। कल ये शरीर, कल बूढ़े होंगे, आगे बढ़ेंगे, तब भी ये शरीर होगा। तो फंडामेंटल बात ये है कि मैं हूं और मेरे होने का कोई पर्पस है। यदि मेरे पर्पस में शादी सेट होती होगी तो कर लेंगे, नहीं सेट होती होगी तो नहीं करेंगे। तो शादी इंपॉर्टेंट नहीं है, पर्पस इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं तो हूं ही हूं। तो बेसिकली मेरा पर्पस समझ में आ जाए, जिंदगी का पर्पस समझ में आ जाए, जिंदगी पे लगने वाला फल समझ में आ जाए, तो जिंदगी पे जागृति रूपी फल लगता है, जिंदगी पे समाधान रूपी फल लगता है, जिंदगी पे हमेशा खुश रहने वाला फल लगता है। इस फल के लगने के लिए फिर सपोर्ट सिस्टम में क्या क्या चीज की जरूरत है उस चीज को देख लेंगे, उसमें शादी भी एक पार्ट होगा तो उसको भी देख लेंगे। लेकिन मूल चीज ये है कि मैं हूं और मेरे होने का कोई पर्पस है। इसको मैं नहीं नकार सकता, क्योंकि ये एग्जिस्टेंशियल है, क्योंकि ये प्राकृतिक है, नेचुरल है। तो सबसे पहले मेरे को लगता है कि मैं पत्नी बाद में हूं, मैं पति बाद में हूं, पिता बाद में हूं। सबसे पहले मैं एक मानव हूं, और यदि कोई चीज है एग्जिस्टेंस में, नेचर में, तो उसके होने का कोई पर्पस है। उस पर्पस को जानने के बाद फिर समझ में आएगा कि शादी की आवश्यकता है कि नहीं, जॉब की आवश्यकता है कि नहीं, शहर में रहना है कि गांव में रहना है, कि देश में रहना है कि विदेश में रहना है, कि हिमालय में रहना है। उसके बाद तय होगा। कैसा लगता है? कैसा लगता है? ठीक लगता है? कितने लोग सहमत हैं? यदि ये ठीक लगता है तो यहां से जिंदगी को एक्सप्लोर करने का काम शुरू कर सकते हैं। मैं हूं, ये एक सच्चाई है। मैं बच्चा था तब भी एक सच्चाई थी, आज मैं एक बड़ा हो गया हूं, मान लीजिए शादी हो गई है तो भी मैं हूं, ये भी एक सच्चाई है। और पति पत्नी दोनों साथ जाएंगे कि कोई एक जन पहले जाएगा? क्या लगता है? पति पत्नी संसार से साथ में विदा होंगे, हाथ में हाथ डाल के, कि दोनों में से कोई एक जन पहले जाएगा? और कौन जाएगा? कौन जाएगा ये भी पता नहीं है। तो इसका मतलब है जो पीछे रहेगा एक तो जाएगा ही पहले, जो पीछे रहेगा वो भी फिर अकेला ही रहेगा। और साथ में भी है, पति पत्नी वो रिलेशन है जहां हजारों मील दूर रह के भी हम साथ हो सकते हैं, और एक छत के नीचे रहते हुए भी हम हजारों मील दूर हो सकते हैं। हो सकते हैं। तो यहां पास और दूर का फिजिकली कोई मतलब नहीं है, यहां पास और दूरी भावनात्मक है। तो ये पास और दूरी जो भावनात्मक है, बिने मरा जिंदा रह के भी कोई हमारे लिए मर सकता है, और मरा हुआ होके भी कोई हमारे लिए जिंदा हो सकता है। हो सकता है कि नहीं? हो सकता है। तो जब जिंदगी को ऐसा फ्रेम के बाहर देखते हैं तो फिर लगता है कि नहीं, सच्चाई ये है कि मैं हूं, है ना, और मैं हूं तो मेरे होने का कोई पर्पस होगा। उस पर्पस की पूर्ति के लिए किसका साथ है और कैसा जरूरी है और क्या करना जरूरी है। तो बेसिकली पर्पस मेरे साथ है, पार्ट एंड पार्सल है। पर्पस को अलग नहीं किया जा सकता, पर्पस के साथ फिर शादी को भी देखा जाए। तो पर्पस समझ में आएगा तो शादी चलेगी, पर्पस नहीं समझ में आएगा तो शादी नहीं चलेगी, खत्म। आप कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि पर्पस एग्जिस्टेंशियल है। वो मेरा आपका सोचा हुआ नहीं है, वो मेरा आपका तय किया हुआ नहीं है, वो नेचर का तय किया हुआ है। जो नेचर में तय हुआ है उसको पाए बिना जिंदगी पे क्या फल लगने वाला है उसकी क्लैरिटी हुए बिना मेरे को क्यों किसी के साथ निभाना है, क्यों किसी के साथ चलना है, क्यों इतना झेलना है, क्यों इतनी मेहनत करनी है, उसका कोई पर्पस नहीं निकलता है। तो सार इतना ही है कि जब 9 महीने बाद फल आने वाला है, उसकी क्लैरिटी है, तो उसके प्रोसेस की क्लैरिटी है, तो हर क्षण हमको उत्सवपूर्ण ही लगता है। यदि जिंदगी के फल की क्लैरिटी होगी और उसके हर प्रोसेस की क्लैरिटी होगी तो जिंदगी भी हमको उतनी ही सुखदायी लगेगी जितना वो 9 महीने का प्रोसेस किसी को, एक फैमिली को या व्यक्ति को लगता है। बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो अब ऐसा करते हैं कि आज आपके ग्रुप डिस्कशन में आप जो कुछ भी दिन भर में चर्चा हुआ है उसमें व्यक्तिगत रूप में हमको क्या उपलब्धि हुई है उस पे बात करेंगे,
और क्या समझ में नहीं आया उस पर बात करेंगे। हम में से बहुत सारे लोग होंगे जो बहुत सारी अच्छी जर्नी से गुजर के आए हैं, उन सबको सुनने का मौका हमको एक दूसरे को गोष्ठी में मिलेगा। तो छोटे ग्रुप्स में हम ज्यादा बेहतर बात कर पाएंगे और ज्यादा सार्थक बात कर पाएंगे। गोष्ठी में जो कुछ भी आपको बढ़िया मिलेगा कल सभा में सबके सामने उसको शेयर करेंगे। तब तक मैं इस फ्रेम को पूरा कर दूं और आज की बात को पूरा करेंगे। तो देखिए, जिंदगी में स्वयं के प्रति विश्वास का फल लगता है। स्वयं के प्रति विश्वास का फल लगता है। तो स्वयं के प्रति विश्वास का मतलब क्या है? यदि स्वयं के प्रति विश्वास होगा तो मानव शिकायत के साथ होगा कि शिकायत मुक्त होगा? तो एक मानव शिकायत मुक्त होगा, शिकायत मुक्त मानव होगा। अभी उम्र बढ़ने के साथ साथ हमारी जिंदगी में उपलब्धियों के बावजूद शिकायत बढ़ती हुई दिखाई देती है कि घटती हुई दिखाई देती है? बढ़ती हुई दिखाई देती है। तमाम बुजुर्ग इस शिकायत के साथ देखे जाते हैं, किसी के लिए कुछ नहीं करना चाहिए, सब एहसान फरामोश होते हैं और ये संसार झूठा है, सुख दुख साथ साथ है, जीवन एक संघर्ष है, संसार माया है, कुछ समझ नहीं आया। ये अंतिम ज्ञान अधिकांश बुजुर्ग के पास मिलता है। इसे जवान लोग थोड़ा बुजुर्ग से बच के निकल जाते हैं क्योंकि उनको अभी ये अंतिम ज्ञान पच नहीं रहा होता। तो जिंदगी पे स्वयं के प्रति विश्वास रूपी फल लगता है। स्वयं के प्रति विश्वास का मतलब क्या है? मेरा भाव और विचार हमेशा के लिए सुखदायी हो गया है, हो रहा है, हो जाएगा, इसकी निश्चितता, इसकी प्रक्रिया, इसका प्रोसेस अपने में स्वीकार हो जाता है तो मैं जिंदगी की उस राह में निकल जाता हूं जहां फल के बारे मेरी निश्चितता है, उसकी प्रक्रिया के बारे निश्चितता है। जब मैं स्वयं के प्रति विश्वास के साथ होता हूं, तो संबंध के प्रति विश्वास भी आ जाता है। जब संबंध के प्रति विश्वास आता है तो एक परिवार कैसा होता है? एक परिवार संबंध में शिकायत मुक्त हो जाता है। तो आपको यह बताना है कि स्वयं के प्रति विश्वास का मैनिफेस्टेशन, स्वयं के प्रति विश्वास ही संबंध के प्रति विश्वास में व्यक्त होता है। कैसे? कौन बोलेगा? स्वयं के प्रति विश्वास ही संबंध में विश्वास के रूप में व्यक्त होता है। कितने लोगों तक बात पहुंची? होता है? कितने लोगों को लग रहा है? कैसे होता है? स्वयं के प्रति विश्वास ही संबंध में विश्वास के रूप में व्यक्त होता है। बोलिए, माइक। जब स्वयं के प्रति विश्वास होता है तो हम दूसरों को, जैसे हमने पहले डिस्कस किया कि दूसरों को हम उनकी गलतियां ये नहीं करते, उनको एक्सेप्ट करते और उनके प्रति हम प्यार से रहते, तो वो संबंध में दिखाई पड़ता है। देखिए, स्वयं के, आप बोल लीजिए। स्वयं के प्रति विश्वास संबंध के प्रति विश्वास के साथ में इंटर रिलेटेड है, क्योंकि संबंध कई सदस्यों को लेके ही बनता है, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप को लेके ही संबंध बनता है। तो हर एक मानव, हर एक व्यक्ति, परिवार के जो एक एक इकाई है, अगर स्वयं के प्रति विश्वास जगा लेते हैं तो फिर संबंध में मधुरता आ जाती है और प्रेम भाव संपन्न परिवार ही सारी निगेटिव एनर्जी को सिर्फ ऑब्जर्व नहीं कर लेते हैं बल्कि उसको पॉजिटिव में ट्रांसफॉर्म करने में सक्षम हो जाते हैं। जी जी। ऑन करके दें।
जब भी आप माइक दें ऑन करके दें और वापस लेके ऑफ कर लें। स्वयं के प्रति विश्वास की जर्नी में स्वीकार भाव जब भी अपने आप में आता है कि मैं भी एक मानव हूँ, मैं भी गलती करता हूँ और गलती करने से मुझे एक सही करने का अवसर मिलता है, तो सामने वाला जो है मेरे साथ वो भी एक मानव है, वो भी गलती करता है और वो भ्रमवश उसे अभी सही क्या है उसकी समझ नहीं है, तो उसका भी एक स्वीकार भाव होता है। मेरे में निरंतर रूप में भाव विचार चलते रहते हैं, सामने वाले में भी चलते रहते हैं, तो इससे एक जर्नी बनती है स्वीकार भाव अपने प्रति और सामने वाले के प्रति, और ये संबंध में रिफ्लेक्ट होता है। तो ये परिवार में विश्वास इसी प्रकार रिफ्लेक्ट होता है। जी बहुत बढ़िया। हाँ जी, परिचय। नमस्ते भैया, आकाश अहमदाबाद से। आपने पहले जैसे बताया कि जो जिसके पास जो है वो देता है, तो अगर मेरे पास मेरे में विश्वास है तो मैं संबंध में भी विश्वास दूंगा, तो वो भाव पहुंचेगा ही, राइट। तो ये तो एक जो आपने बात बताई। फिर दूसरा एक प्रचलित परंपरा में कहते हैं कि लायर जो झूठा इंसान है उसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि उसको किसी पे विश्वास ही नहीं होता है। क्यों? क्योंकि खुद झूठा है। तो अगर उसका ऑपोजिट, मेरे को खुद पे विश्वास है तो फिर मैं सब पे विश्वास ही करूंगा। और दुर्योधन को कोई अच्छा मिला नहीं और युधिष्ठिर को कोई बुरा नहीं मिला, बिकॉज वो जो जैसा है वैसा। जी बढ़िया। हाँ जी भाई नमस्ते, अंकुश और यूपी अध्यापक हूँ पेशे से। स्वयं के प्रति विश्वास से तात्पर्य है मेरा कि कैमरा इधर इधर इधर, हाथ थोड़ा सा हाथ खड़ा करो, थोड़ा सा करो। हाँ। स्वयं के प्रति विश्वास से तात्पर्य है कि मुझे मेरा बोध हो जाता है, मेरा बोध कि मैं व्यवस्था का कोई एक हिस्सा हूं, व्यवस्था स्वयं में है और मैं व्यवस्था का भाग हूं, तो उस व्यवस्था में ही मेरा सारी चीजों से कुछ ना कुछ संबंध है, तो संबंधों में मेरा विश्वास जागृत होता है, चाहे वह पदार्थावस्था से हो, प्राणी, पाद और मैं ज्ञानावस्था में हूं, तो इन सब चीजों जी देखिए बहुत सिंपल मामला इतना ही है कि मुझको स्वयं के प्रति विश्वास, देखो अभी बोलचाल की भाषा में हम शब्द यूज करते हैं सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ रिस्पेक्ट, ऐसा शब्द यूज करते हैं, लेकिन वो सेल्फ कॉन्फिडेंस सेल्फ रिस्पेक्ट क्या है? वो कुल मिला के है तो ईगो ही। क्योंकि सेल्फ समझ में आया होता तो सेल्फ रिस्पेक्ट हुआ होता, सेल्फ समझ में आया होता तो सेल्फ कॉन्फिडेंस हुआ होता। सेल्फ किधर है? ये घुटने में है, पेट में है, खोपड़ी में है, कहीं तो होगा, है ना? तो ये मैं नाम की चीज जिसको मैं सेल्फ कहता हूं वो शरीर तो नहीं है, तो ये सेल्फ नाम की चीज कहीं तो होगी। तो जैसा इन्होंने कहा कि मेरे को सेल्फ का पता चल गया, जैसे मेरे को गाड़ी चलाने के प्रति विश्वास और स्वयं के प्रति विश्वास दोनों में क्या अंतर है? तो गाड़ी को समझने से गाड़ी के प्रति विश्वास आया, स्वयं को पहचानने से स्वयं के प्रति विश्वास आया। स्वयं के प्रति विश्वास आने का मतलब है कि मेरे को भाव और विचार की गाड़ी चलानी आ गई। तो मुझको मेरे भाव और विचार की गाड़ी चलानी आ गई है, मुझको मेरे भाव और विचार पे अधिकार आ गया है ना? कम से कम अभी कंप्लीटली भी ना आया होगा तो कम से कम मेरी गाड़ी जहां फंसी थी वहां से निकल के बहुत आगे चली आई है। मेरे भीतर जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य का दबाव था, जो दूसरों लोग क्या कहेंगे इसका दबाव था, लोग मेरे को जज करते हैं, मैं लोगों को जज करता हूं, वो जो तमाम दबाव थे, मेरे चित्त पे जो और भारीपन था, ये जैसे जैसे सालों में बीते हुए समय में हल्का हुआ है, तो मेरे को एक यात्रा, मेरे को एक प्रोसेस की क्लैरिटी आ गई है। मैं अपने को भी देखता हूं, दूसरे मानव को भी देखता हूं, तो मेरे को एक प्रोसेस की क्लैरिटी आ गई है कि ये चित्त कैसे काम करता है और ये क्यों कोई व्यक्ति ऐसा जैसा है ऐसा क्यों है। तो इसका मतलब है कि शरीर की आयु हमारी एक जैसी हो सकती है, लेकिन ये मैं की आयु तो बहुत अलग अलग है। एक मां से पैदा हुए दो बच्चे, बिल्कुल कई 100 साल के डिफरेंस उनकी जर्नी में हो सकते हैं, है ना? ऐसा हम देखते ही हैं। तो यहां से हमारा ध्यान आ गया कि यदि मैं कह रहा हूं कि स्वयं के प्रति विश्वास है, तो स्वयं का मतलब है कि भाव और विचार मेरे हमेशा सुखदायी होंगे, इसके प्रति मेरा विश्वास है। मेरे भाव और विचार सुखदायी हैं, मैं ये अधिकार पा लिया हूं। आप चाहते हो कि मेरे भाव और विचार सुखदायी हो जाएं, आप समझना चाहते हो, मैं आपको समझाना चाहता हूं या मैं आपको शेयर करना चाहता हूं
दोनों के बीच में एक हार्मनी हो गई और दोनों तो दूसरे का विचार भी सुखदायी होने लगा, तो दोनों के बीच में रिलेशन कैसा होगा? मेरे को भूख लगी है, आप बहुत अच्छा खाना खिला सकते हो, तो दोनों के बीच में कम से कम उतनी देर के लिए रिलेशन कैसा होगा? जब मेरी आवश्यकता को कोई पूरा कर रहा होता है, वो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, वो मेरे लिए बहुत। तो यदि मेरे भाव और विचार हमेशा सुखदायी हो जाएं, ऐसा मेरी चाहना है। देखो, एक और बात कहना चाहता हूं, मेरे को लग रहा है थोड़ी सी क्लैरिटी और बन जाएगी। सम्मान क्या चीज है? सम्मान क्या चीज है? सम्मान दो लोगों के बीच में एक हार्मनी का नाम है, दो लोगों के बीच में एक्सेप्टेंस का नाम है। दो लोगों के बीच में एक्सेप्टेंस आएगा कैसे? मेरे पास कुछ है और आपको जरूरत नहीं है, तो आएगा? नहीं आएगा। आपके पास कुछ है, मेरे को जरूरत नहीं है। मैं कुछ देना चाहता हूं, आप लेना नहीं चाहते। आप कुछ देना चाहते हो, मैं लेना नहीं चाहता। अभी मामला शुरू ही नहीं हुआ, अभी संबंध खुला ही नहीं है, जरूरत ही नहीं है हमारी एक दूसरे की। जरूरत कब बनती है? आप कुछ देना, मेरे पास कुछ नहीं है जो आपके पास है। मेरे पास कोई चीज की कमी है, वो आपके पास है, मैं उसको पाना चाहता हूं, आप उसको देना चाहते हो। एक पाना चाहता है, एक देना चाहता है, तब दोनों के बीच में कोई सार्थक आदान प्रदान है। तो या तो मैं कुछ देना चाहता हूं, आप पाना चाहते हो, या आप कुछ देना चाहते हो, मैं पाना चाहता हूं। दोनों ही नहीं देना चाहते, तो दोनों मिलके किसी तीसरे को देना चाहते हैं, तो भी साथ चल सकते हैं। तो इस रूप में जब तक दो लोगों के बीच में कोई आदान प्रदान नहीं है, मेरे पास कोई चीज की कमी है, वो आपके पास है, मैं पाना चाहता हूं, आप देना चाहते हो, ये परस्पर सम्मान की बात है। तो संबंध में विश्वास, दो लोगों के बीच में कोई आदान प्रदान है। जब तक वो आदान प्रदान नहीं होगा, आदान प्रदान स्वीकार्य नहीं होगा, तब तक संबंध का आधार ही नहीं है। जैसे एक बच्चा छोटा होता है, वो मां को खाते हुए देखता है ना, मां को खाते हुए देखता है, लेकिन वो अपने हाथ से नहीं खा सकता है। मां हाथ से, चम्मच से उसके मुंह में डालती है, उसकी अपेक्षा है कि मां उसको खिलाए, है ना। और जैसी मां चम्मच पास लेके आती है, वो मुंह खोल देता है। फिर बच्चा मां को चलते हुए देखता है, बोलते हुए देखता है। उनको चलते हुए, बोलते हुए देख के उसके भीतर चलने बोलने की इच्छा, चलने बोलने का चित्रण बन जाता है, लेकिन वो बोल नहीं पाता है। तो माँ बाप उसको बोलना सिखाते हैं, माँ बाप को बोलना आता है, माँ बाप सिखाना चाहते हैं, बच्चा सीखना चाहता है, इसलिए दोनों के बीच में स्वीकार्यता ज्यादा है। बच्चा और बड़ा होता है, वो पढ़ना लिखना सीखता है, माँ बाप को पढ़ना लिखना आता है, वो सीखना चाहता है बच्चा, माँ बाप सिखाना चाहते हैं, बच्चा सीखना चाहता है। एक दिन वो और बड़ा हो जाता है, एक दिन वो जॉब करने लगता है, एक दिन उसकी भी शादी हो जाती है। अब बताइए कि माँ बाप बच्चों को अब क्या दे सकते हैं? है? सन्नाटा। तो ये भी आप देखिए, जब बच्चा छोटा था, उसके पास लैंग्वेज नहीं थी, तो संवाद कम था कि ज्यादा था। जब बच्चा 10th में आ गया, अब उसको 3 लैंग्वेज आती है, अब संवाद कम है कि ज्यादा है? जब लैंग्वेज नहीं थी तब संवाद ज्यादा था, जब 3 लैंग्वेज है अब संवाद नहीं है। तो उम्र बढ़ने के साथ साथ बच्चों का टीचर्स और पेरेंट्स के प्रति संवाद बढ़ता हुआ दिखाई देता है, सम्मान बढ़ता हुआ दिखाई देता है कि घटता हुआ दिखाई देता है? जोर से बोलो। घटता हुआ। क्यों घट रहा है? क्योंकि जो कुछ आपके पास था वो मैंने पा लिया है। ज्यादा आप इतना बोलोगे पैसा नहीं दूंगा, बोलिए पैसा ही तो नहीं दोगे, चलो मैं पैसा कमा लूंगा, है ना। तो इसका मतलब है क्या हमारे पास है जो दूसरा पाना चाहता है, हम उसको देना चाहते हैं, ये दोनों के बीच में आदान प्रदान है। यदि दूसरा पाना भी नहीं चाहता है
तो दोनों मिलके क्या कर सकते हैं, जो किसी तीसरे की खुशी के लिए काम आ सकते हैं, वहां भी दोनों की खुशी बनी रहती है। तो इस रूप में हम देखते हैं कि बेसिकली स्वयं के प्रति विश्वास का मतलब है मेरे भाव और विचार को चलाने के प्रति, मेरे भाव और विचार के प्रति मेरा अधिकार आ गया है। आप इस अधिकार को पाना चाहते हैं, मैं आपको सहयोग करना चाहता हूं। हमारे बीच में जो विश्वास है, जो हार्मनी है, वो इस बात की है कि हाँ, हम दोनों मिलके कुछ अच्छा, मैं देकर खुश होता हूं, आप पाकर खुश होते हो, दोनों के बीच में आदान प्रदान करने की कोई जगह है। यही दो लोगों के बीच में कम्युनिकेशन है। तो इसका मतलब है स्वयं के प्रति विश्वास ही संबंध के प्रति विश्वास के रूप में मैनिफेस्ट होता है। जब आदमी स्वयं में तृप्ति पा गया, संबंध में तृप्ति पा गया, तो स्वयं की तृप्ति और संबंध की तृप्ति हो गई, तो फिर सामान से तृप्ति की तलाश नहीं है, तो फिर दूसरे को दिखावा करके कोई तृप्ति की तलाश नहीं है। यहीं पे पहली बार हम पहचानते हैं कि हाँ, समृद्ध परिवार में समृद्धि को देख पाते हैं। परिवार में समृद्धि का मतलब है अभाव मुक्त परिवार। स्वयं के प्रति विश्वास ही संबंध के रूप में व्यक्त होता है, संबंध के प्रति विश्वास ही परिवार में समृद्धि के रूप में व्यक्त होता है। तो एक और जगह आ गई। तो देखिए, अभी यदि मैं आपसे पूछूं कि कितने परिवार ऐसा चाहते हैं कि हमारे परिवार में किसी रिश्ते में कोई गिला शिकवा शिकायत ना रहे, कि पति पत्नी में ही क्यों रहे, किसी रिश्ते में ना रहे, और किसी भी वस्तु का अभाव ना हो। तो ना वस्तु का अभाव है, कभी भी परिवार का कोई भी व्यक्ति दूसरों को देखकर, दूसरों की गाड़ी को देख के परेशान ना हो, दूसरे के मकान को देख के परेशान ना हो, वो अपने में पॉजिटिवली मोटिवेट रहे। तो ना मैं किसी को जज करूं, कोई मुझको जज ना करे, है ना, या जज करे तो उससे मैं परेशान ना हूं। तो सार क्या निकला, कितने परिवार ऐसे होंगे जो अपने आप को हमेशा के लिए शिकायत मुक्त और अभाव मुक्त देखना चाहते हैं? कितने परिवार ऐसे होंगे? आप मना करें, ये हमारी हैसियत ही नहीं, ये बाय नेचर है, बाय डिफॉल्ट है ना, कि हम सभी ऐसा ही चाहते हैं। कितने परिवार हमारे देखने में ऐसे आए जो ये कह सकें कि हमारे परिवार में किसी भी संबंध में कोई शिकायत नहीं है, किसी वस्तु का अभाव नहीं है, और ये हमेशा बना रहता है? कितने परिवार ऐसे आपके संपर्क में आए? कोई नहीं। क्यों? तो इसका मतलब यह हुआ कि जब से प्लेनेट पे मानव आया है, ये मेरे ही परिवार में ऐसा नहीं है कि अहमदाबाद में ऐसा मिलना मुश्किल है, कि लंदन, अमेरिका, गांव, शहर, आदिवासी, सभी जगह ऐसा ही मिलेगा, सभी जगह ऐसा ही मिलेगा। इसका मतलब यह हुआ कि मानव की अभी तक धरती पे जो कुछ भी यात्रा है, उसमें हमने मशीन के साथ जीने का अधिकार पाया है ना। अपने जिंदा रहने के लिए कोई काम हमने किया है, लेकिन जीने का हम जी पाए, मानव के साथ में जी पाए, अपने भाव और विचार के रूप में हम जी पाए, ये दुनिया अभी हमारे लिए अनएक्सप्लोर्ड है, ये दुनिया अभी हमारे लिए अनभिज्ञ है, नई है, ये दुनिया हमारे पास अभी नहीं है। किसी एक के घर में नहीं होता तो हम बोलते भाई इसकी प्रॉब्लम है। यदि सभी के लिए ये कॉमन, चाहते कितने लोग हैं? सभी चाहते हैं। एक और बढ़िया बात है, यदि किसी चीज को धरती के सभी लोग समान रूप से चाहते हैं, यदि किसी चीज को धरती के सभी लोग समान रूप से चाहते हैं, तो पूरी होगी कि नहीं होगी? क्योंकि यदि हम उल्टा लगा दें कि नहीं हो सकती है, सभी लोग पर चाहते हैं कि हमारे परिवार शिकायत मुक्त, अभाव मुक्त हो जाएं, और कोई कहे कि ऐसा नहीं हो सकता है, बल्कि मैं तो कहूंगा इस शिविर की सफलता का मापदंड भी यही रखा जाए। यदि मात्र पिछले 50 साल की मेहनत में बैलगाड़ी ऑब्सलीट हो सकती है, बैलगाड़ी इतिहास हो सकती है, तो क्या अगले 10 साल की मेहनत में हम कह पाएंगे, या 10 से 10 साल 15 साल की मेहनत में हम कह पाएंगे कि पति पत्नी के झगड़े भी इतिहास हो सकते हैं?
कई लोग तो गम में हैं, ऐसा हो गया तो फिर काम क्या करेंगे? कितना बोर हो जाएगा ना जीवन, कुछ लड़ने को ही नहीं रहेगा तो करेंगे क्या? मैं दिल्ली से बिलोंग करता हूं, तो दिल्ली में हमारे दोस्तों से जब मैं कभी वो शिविर में तो नहीं आए हैं, कभी उनसे बात करता हूं तो बोलते हैं यार तू जिस तरह की बात करता है ना उसको देख के ऐसा लगता है जिंदगी में कोई समस्या ही नहीं रहेगी, और मेरे को ये सुन के बहुत टेंशन हो रही है कि कोई टेंशन नहीं रहेगी। क्योंकि जब तक आदमी टेंशन में नहीं रहता उसको लगता ही नहीं कि मैं कुछ काम कर रहा हूं, मैं इंपॉर्टेंट हूं। टेंशन में रहने से ऐसा लगता है कि मैं कोई पहाड़ खोद रहा हूं, है ना, कुछ बड़ा काम कर रहा हूं। तो खुश रहते हुए जिंदगी के, टेंशन में रहते हुए कोई बड़े काम नहीं होते हैं, खुश रह के कोई जिंदगी में बड़े काम होते हैं। जिन लोगों ने जिंदगी में बड़े काम किए उसका एक ही मतलब था, बस वो जिस काम को करते थे उसको प्यार करते थे। प्यार ही वो अनवरत ऊर्जा है जो कभी थकने नहीं देती है, जो सतत काम करती है, लाइफ टाइम इन्वेस्टमेंट के बिना कुछ भी खुश होने लायक नहीं बनता है ना। तो रोज टंकी भर लेना और नई टंकियां पैदा कर देना, ये सब हमने करके देख लिया, इस सब से कुछ निकल किसी किसी को बहुत अच्छा लग जाता। कर क्या रहे, कर तो इतना ही रहे, रोज टंकी भर रहे, टंकी भरने का जुगाड़ कर लिया है, नई टंकियां पैदा कर दी हैं, और नई टंकियों का भी टंकी भरने का जुगाड़ हो जाए उसको भी पढ़ा लिखा रहे, इतना ही काम किया है। कभी आदरणीय नागराज जी खराब शब्दों में किसी प्रसंग में बोल देते, मैं वो बोल नहीं सकता, सभा है, आप लोग झेल पाओगे पता नहीं, थोड़ा 2-3 दिन पुराने हो जाएं फिर बोलता हूं। तो इससे क्या निकला? तो इससे ये निकला कि देखो अभी तक हमने 3 शब्द देखे, हमने गरीबी को देखा, गरीबी, अमीरी और समृद्धि, ये तीसरा नया मॉडल आया है। अभी तक हमारे पास 2 ही मॉडल हैं। सारी एजुकेशन की इज्जत इस बात की है कि एजुकेशन पाके आप ज्यादा पैसा कमा सकते हो, बच्चों के लिए माँ बाप एटीएम मशीन है, बच्चे एटीएम मशीन हो जाएं, ये माँ बाप की सफलता है। सारी उपलब्धि इतनी है कि पैकेज बड़ा लग गया, टर्नओवर बढ़ गया, संबंध का क्या हुआ? उम्र बढ़ने के साथ साथ अपनों की संख्या और अपनों का अपनापन घटता हुआ दिखाई देता है कि बढ़ता हुआ दिखाई देता है। उम्र बढ़ने के साथ साथ अपनों का अपनापन और अपनों की संख्या बढ़ती हुई दिखाई देती है कि घटती हुई दिखाई देती। देखिए इस वर्कशॉप में बिल्कुल ये नहीं कहा जा रहा है कि टर्नओवर ना बढ़े, बिल्कुल ये नहीं कहा जा रहा है कि मकान अच्छा ना हो, मकान भी अच्छा हो, गाड़ी भी ठीक हो, कपड़े भी ठीक हो, अपना रहन सहन भी ठीक हो, पर आवश्यकता इस बात की है कि मन भी ठीक हो। मन ठीक नहीं है तो कितने ही मकान और गाड़ी अच्छे रहे वो कोई सुख नहीं देता है। तो सार ये है कि मकान को भोगने वाला भी मन है, गाड़ी को भोगने वाला भी मन है, और जब तक ये मन में तृप्ति नहीं है, अपने भीतर कोई भूतकाल की पीड़ा, वर्तमान से विरोध, भविष्य की चिंता है, ये तो हमको जीने नहीं देगा। तो गरीबी का मतलब है, गरीबी का मतलब अमीरी का मतलब, और तो बेसिकली यदि पिछली 3 पीढ़ियों को देखें तो हमने भौतिक गरीबी पे विजय पाई है। हम तमाम लोग उस जगहों से निकल के आए हैं जहां हमने या हमारे माँ बाप ने या हमारे दादा दादी ने गरीबी देखी है। 3-4 पीढ़ियों ने जम के मेहनत किया तो भौतिक गरीबी से मुक्ति पा गए, लेकिन मानसिक गरीबी से मुक्ति अभी नहीं मिली। बहुत रईस आदमी में बहुत गरीबी देखने मिल सकती है और बहुत सामान्य आदमी में बहुत रईसी देखने मिल सकती है, ऐसे एग्जाम्पल देखने मिल जाते हैं। तो इसका मतलब यह हुआ कि 2 तरह की बात है, कर सकते हैं हम। साधन की कमी और कमी का एहसास, साधन की कमी और कमी का एहसास।
ये दोनों एक ही बात है कि अलग अलग बात है? कमी का एहसास, क्या संभव है? क्या क्या कॉम्बिनेशन हो सकते हैं? साधन की कमी है, कमी का एहसास भी है। साधन की कमी है लेकिन कमी का एहसास ना हो। साधन की कमी नहीं है लेकिन कमी का एहसास है। ना साधन की कमी है ना कमी का एहसास। ये चार ही कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। कौन कौन है ये लोग? ये चार ही कॉम्बिनेशन हो सकते हैं ना। साधन की कमी है, कमी का एहसास भी है, इसका नाम गरीब है। साधन की कमी नहीं है लेकिन पड़ोसी को देख के अपना सब सामान छोटा ही लगता है, तो मानसिक गरीबी है, इसका नाम अमीर है। साधन की कमी है लेकिन कमी का एहसास नहीं है, इसका नाम साधु हो सकता है, सन्यासी हो सकता है। साधन की भी कमी नहीं है और कमी का एहसास भी नहीं है, इसका नाम समृद्धि है। कितने मॉडल हमने जी के देख लिए? गरीब की गरीबी कितने की? अपनी कॉलोनी में जाइए, सबसे गरीब आदमी से पूछिए कितना पैसा मिलने से तुम्हारा सब कुछ ठीक हो जाएगा, कितना बोलेगा? कुछ लाख। शहर के सबसे अमीर आदमी से पूछिए कितना पैसा मिलने से तुम्हारा सारी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी, कितना हो सकता है? अरबों हो सकता है। तो इसका मतलब गरीब की गरीबी और अमीर की गरीबी, क्योंकि दोनों ही तुलनात्मक है, तो इसका मतलब हमने गरीबी का मॉडल भी जी के देख लिया, अमीरी भी जी के देख लिया। अभी इंटरेस्टिंगली हमने बद्रीनाथ में शिविर किया। बद्रीनाथ में शिविर किया तो यहाँ सभा में कोई है जो बद्रीनाथ में था? हाँ, कई लोग हैं, कुछ लोग। तो बद्रीनाथ में हमने शिविर किया। वहां जो कुक था, हमारा कैटरर था, वो कैटरर थोड़ा सा पढ़ा लिखा सा आदमी था। उससे बात हुई तो वो MBA था। तो वो MBA करके निकला और कोई सम्मानजनक जॉब नहीं मिली अपने मन की, जैसा वो चाहता रहा होगा। तो किसी ने उसको कॉन्ट्रैक्ट बता दिया, यार ये कॉन्ट्रैक्ट है, तुम ये कर लो, बढ़िया खाना जैसे हॉस्टल्स वगैरह का होता है, हॉस्पिटल्स वगैरह का होता है, जो कैटरर्स के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। तो उसने वो काम कर लिया। काम करने से पैसा भी आ गया और खाली भी था। उसने मन लगा के काम कर दिया, 4 ऑर्डर और आ गए। अब उसने लास्ट में हमारे बिल में से 50,000 रुपया कम किया, क्योंकि उसने खुद पूरा शिविर किया। पूरा शिविर करके बोल रहा है आप लोग इतना अच्छा काम कर सकते हो तो मेरा भी कोई इसमें योगदान होगा। तो कैटरर ने अपना जो तय बिल था, जबकि हमारे कुछ लोग नहीं आए ठंड के कारणों से, किसी और कारण से, वो उसको बहुत प्रॉफिटेबल नहीं था, उसके बावजूद भी उसने 50,000 कम किया। तो उसने फिर अपनी किसी पॉइंट पे उसने अपनी कहानी शेयर किया। उसने कहा कि जब शुरू में पहला काम आया तो मेरा बहुत मन भी नहीं था, पर मैं कर लिया तो मेरे को मजा आने लगा। फिर और 4 काम आ गए, अब आते ही जा रहे हैं। बोले मेरठ से लेके, दिल्ली के पास में मेरठ पड़ता है, और मेरठ से लेके गंगोत्री तक, यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ, इस पूरे रीजन में उसके बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। वो कहता मेरी प्रॉब्लम ये कि रुकना कहाँ है, मेरी नहीं जरूरत है इतना, मैं भागते भागते थक जाता हूं, नहीं जाऊं तो समस्या, और अभी भी कॉन्ट्रैक्ट आए जा रहे हैं। तो मेरे को ये नहीं समझ में आ रहा है कि रुकना कहाँ है। कभी समस्या ये है कि काम नहीं है, और कभी समस्या ये भी है कि रुकना कहाँ है। तो इसका मतलब है कि कम है, ज्यादा है, दोनों ही तृप्ति का कारण नहीं है, क्योंकि तृप्ति कहीं और है, उसको समझेंगे। तो हमने 3 मॉडल जी के देख लिए। हमने गरीबी को जीकर देख लिया। मेरा एक मित्र है जो अमेरिकन कंपनी के लिए सॉफ्टवेयर बनाता है,
तो अभी 2-3 महीने पहले, 4 महीने पहले करीब, मैं घर में था तो मिलने आया। मैंने आज भी जब मैं शेयर कर रहा था तो मैं उसी की बात शेयर कर रहा था। व्यवसाय में कोई कमी नहीं, पत्नी, बच्चा, परिवार, समाज, इज्जत, सब चीज एकदम हाईएस्ट, जितना चाहता था उससे बहुत ज्यादा। बोले मेरे को मजा कुछ नहीं आ रहा है। क्या हो गया? इसका मतलब है वो जो भाव और विचार हमेशा सुखदायी हो जाए वो तो टर्नओवर से नहीं हो रहा है। तो मेरे को परिवार से कोई शिकायत नहीं है, मेरे को मेरे बिजनेस से कोई शिकायत नहीं है, लेकिन मेरे भीतर जिस तृप्ति की तलाश है अब वो उससे नहीं हो रही है। यहां से मेरी आगे की यात्रा शुरू होती है। तो हमने गरीबी का मॉडल जी के देख लिया, हमने अमीरी का मॉडल जी के देख लिया, हमने साधु होके देख लिया, फाइनली चौथा मॉडल आ गया, इस साधन की कमी भी नहीं है। तो गरीब कौन है? साधन विहीन, साधन विहीन दुखी है, साधन की कमी के कारण दुखी है और दूसरों से कंपैरिजन करके अपने आप को दरिद्र भी मानता है। अमीरी क्या चीज है? साधन, क्या लिखूं? संपन्न। सुखी लिखूं? सुखी लिखूं? दुखी और दरिद्र, क्योंकि दूसरों से कंपेयर करके साधन की कमी को भी महसूस करता है और दूसरों से कंपैरिजन करके अपने आप को छोटा भी मानता है। तो हमेशा कंपैरिजन मोड में ही होता है। कंपैरिजन मोड में रहेंगे तो कंपेयर किससे करेंगे? अपने से कम वाले से करेंगे कि ज्यादा वाले से करेंगे? ज्यादा वाले से करेंगे। तो साधन संपन्न है। अब झंझट यह है कि साधन संपन्न उसको स्वयं को महसूस होता है कि उसके पड़ोसियों को लगता है, पड़ोसियों को लगता है वो स्वयं में साधन संपन्न भी होते हुए भी साधन संपन्न नहीं है, क्योंकि किसी के कंपैरिजन में कमी लगता है। तो क्या बात कर रहे हैं? साधन संपन्न भी हो, सुखी भी हो और उदार भी हो। तो साधन संपन्न, सुखी और उदार, ये नया मॉडल आया है, नई योजना आई। अमीरी और गरीबी किसी पॉइंट पे जाके दोनों ही बोझ बन रहा है। एक बार पैसा कमाया इसलिए कि पैसा आने से सुखी हो जाएंगे, जब पता चल गया कि पैसा आने से सुखी नहीं हो गए हैं तब दान देने से सुखी हो जाएंगे। ये साइकिल भी उल्टी घूमती। तो दान देने का एक बड़ा कारण, उसमें भी किसी सुख की तलाश है, कमाई के पीछे भी किसी सुख की तलाश है। मैं नहीं कह रहा हूं कि दोनों कोई खराब काम है, लेकिन इससे क्या नहीं हो रहा है उसकी चर्चा हम करेंगे और फिर आगे देखेंगे। कहां पहुंच गए? कहां पहुंच गए? स्वयं के प्रति विश्वास। तो हमने एक जगह देखा कि मानव की पूर्णता क्या है। पूर्णता का मतलब, पूर्णता की परिभाषा क्या बोला था? जिसमें ना कुछ जोड़ा जा सकता है ना घटाया जा सकता है। तो मानव सुख की निरंतरता चाहता है, मानव हमेशा खुश रहना चाहता है। इसमें कुछ जोड़ा जा सकता है? माइनस करने से चलेगा? एक क्षण के लिए भी अपमान स्वीकार नहीं है, भय स्वीकार नहीं है, असुरक्षा स्वीकार नहीं है। तो इसका मतलब ये मानव की पूर्णता है। पर परिवार की पूर्णता क्या होगी? परिवार की पूर्णता क्या होगी? परिवार की पूर्णता क्या होगी? एक परिवार अपने आप में, एक परिवार अपने आप में किसी संबंध में कोई गिला शिकवा शिकायत नहीं है, किसी व्यक्ति में अभाव की मानसिकता नहीं है, ना ही कोई वस्तु का अभाव है। ऐसे परिवार में और क्या जोड़ देंगे? इसमें से क्या माइनस कर देंगे? तो परिवार की पूर्णता हो गई कि वो शिकायत मुक्त और अभाव मुक्त हो, समाधान और समृद्धि के साथ हो। ये परिवार की पूर्णता है। परिवार की पूर्णता ये होगी तो समाज की पूर्णता क्या होगी? ओहो, मैंने एक लाइन नीचे मार दी। ये परिवार की पूर्णता हो गई। तो परिवार के जीने का स्वरूप, मानव के जीने का स्वरूप यूनिवर्सल हुआ कि नहीं? मानव के जीने का स्वरूप यूनिवर्सल हुआ कि नहीं? तो बेसिकली हम क्या चाहते हैं? हम क्या चाहते हैं? हम जीना चाहते हैं।
हम जीना चाहते हैं, हम जीना चाहते हैं। जीने का मतलब क्या है? मैं हमेशा खुश रहूं, ये यूनिवर्सल है कि इंडिया के लोग ऐसा चाहते हैं? यूनिवर्सल है। जितने लोग इस संसार से चले गए वो भी चाहते थे, जितने लोग और संसार में आएंगे वो भी चाहेंगे। दूसरा भी प्लेनेट मिलेगा तो वहां भी मानव ऐसा ही मिलेगा कि वो भी हमेशा खुश रहना ही चाहेगा। यही मानव की नियति है, यही मानव की पूर्णता है। हमने ऐसा पहचाना। परिवार की पूर्णता क्या है? वो शिकायत मुक्त, अभाव मुक्त रहे। ये भारतीय परिवार का मॉडल है कि पूरे विश्व के परिवार का स्वरूप है? बोल नहीं रहे। ये व्यवस्था भारत में चलेगी कि पूरे विश्व में ऐसे ही होगा? पूरे विश्व में परिवार कहीं भी होगा, हम अपनों के साथ ठीक से जीना ही चाहते हैं। हम अभाव की मानसिकता के साथ जीना नहीं चाहते हैं और किसी वस्तु का अभाव भी ना हो ऐसा भी चाहते हैं। इसका मतलब ये परिवार की पूर्णता हो गई। परिवार की पूर्णता हो गई तो परिवार क्या करेगा? परिवार की पूर्णता हो गई तो क्या करेगा? है कोई परिवार ऐसा हो गया जो ये कहे कि कोई वस्तु का अभाव भी नहीं है, कोई संबंध का अभाव भी नहीं है और तृप्ति ही तृप्ति है, मजा आ गया जीने में, तो ऐसा परिवार क्या करेगा? जो जिसके पास है उसको बांटेगा। क्या बांटेगा? क्या बांटेगा? तो ऐसा परिवार स्वयं स्फूर्त विधि से दूसरे परिवारों के शिकायत मुक्त, अभाव मुक्त होने के लिए काम करेगा। यही भय मुक्त समाज का आधार है। ऐसे परिवार के साथ जीने से भय लगेगा कि सिक्योरिटी लगेगी? सिक्योरिटी लगेगी। तो समाज भय से, अभी समाज भय से मुक्त होते जा रहा है कि धीरे धीरे और भय से युक्त होते जा रहा है ना? पहले शादी होती थी क्या है? ग्लूकोन डी। हाँ, प्रचारित कर दो तो बाटली खोल के पढ़ाते हैं। हाँ जी, क्या हुआ? कहां पहुंचे? हाँ, देखो पहले ये कह रहे थे कि माँ बाप ने बच्चों की शादी कर दी तो माँ बाप गंगा नहाए। सुना है? ऐसा सुनते थे पहले, याद है? अभी शादी करते ही गंगा बाहर जैसे घर में आती है। और कई तो इस डर के, बाढ़ के डर के मारे शादी करने से ही, वो जो फौज में एक लिस्ट अलग से होती है, जो लोग पीठ दिखा के भाग गए, भगोड़े सैनिकों की अलग लिस्ट बनाई जाती। जो लोग जान के डर के मारे युद्ध नहीं किए और भाग लिए, तो ऐसी जिंदगी से भी भगोड़े लोगों की अलग लिस्ट समाज में तैयार की जाएगी जो डर के मारे शादियां नहीं कर रहे हैं। और 90% का नंबर उसमें लग जाएगा। मैंने वो शिविर किया था पालीताना, कहाँ था वो लड़कियों वाला कॉलेज, वालूकड़ में मैंने शिविर किया था। 400 लड़कियों का शिविर था जिसमें सारी बिल्कुल गुजरात के ग्रामीण परिवेश की लड़कियां थी। चर्चा में किसी पॉइंट पे उसमें से 85% बच्चियों ने कहा कि हम शादी करना नहीं चाहते। सुन लो बुजुर्ग लोगों, 85%। क्यों? वो बोल रही हैं कि पहले तो अब तक हम माँ बाप के नियंत्रण में थे, अभी हम ससुराल के नियंत्रण में आ जाएंगे तो हम कब जिएंगे? बड़ा इनोसेंट सा क्वेश्चन था उनका और गलत नहीं था। तो उनको समझाने की जरूरत की बजाय मेरे को लगता है कि ये बात ज्यादा ठीक लगती है कि समझने की जरूरत है। और हम सब माँ बाप और परिवारों को मिलके परिवारों का वातावरण ऐसा बनाने की जरूरत है कि जहां आदमी, झंझट ये है कि हमारे पास अब तक ऐसी कोई चीज नहीं है जो सबके लिए एक समान, जैसे 2 + 2 4 होता है। ये भारत में भी होता है, पास्ट में भी होता है, फ्यूचर में भी होता है, किसी भी कंट्री में भी होता है, लेकिन जिंदगी ऐसी नहीं है। तो जिंदगी को भी क्या इस तरह से बात किया जा सकता है कि वो सभी के लिए एक जैसा काम करे। जैसे अभी हमने कहा
मानव के जीने का स्वरूप यूनिवर्सल है कि नहीं? परिवार के जीने का स्वरूप यूनिवर्सल है कि नहीं? दुनिया में कहीं भी परिवार मिलेगा, कोई नहीं चाहता है अपनों के साथ गिला शिकवा शिकायत हो, कोई अभाव की मानसिकता के साथ जीना नहीं चाहता है। इसका मतलब है परिवार के जीने का स्वरूप भी यूनिवर्सल है। समाज के साथ, समाज के जीने का कोई भी समाज भय से मुक्त होना ही चाहता है। देखो आप लोग, अहमदाबाद अभी ज्यादा विकसित नहीं हुआ है, दिल्ली इस मामले में ज्यादा विकसित है। दिल्ली में, अहमदाबाद की स्थिति आप बता देना, मैं कभी बहुत पूछता नहीं हूं। दिल्ली में एक माँ अपने 3 साल की बच्ची को पार्क में बच्चों के साथ खेलते हुए, अपने घर के बाहर आंगन में बच्चों के साथ खेलते हुए छोड़ के घर का काम कर ले, निश्चिंत होकर घर में बैठ जाए। अब माँ ये अफोर्ड नहीं कर सकती है, क्योंकि बच्चे के साथ कब गलत हो जाएगा ये नहीं कहा जा सकता। धीरे धीरे हम उस तरफ ही जा रहे हैं ना सभी। तो धीरे धीरे हमारा समाज असुरक्षित हो रहा है कि सुरक्षित हो रहा है? आप याद कर लीजिए, मेरे को लगता है कि हमारी पीढ़ी, मेरे को लगता है कि वो पीढ़ी है जिसने बैलगाड़ी भी देखी, स्पेस शटल भी देखा। तो टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन की, और हम अगले आने वाले 20 साल अभी तो और रहेंगे ही, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी जलवा देख लेंगे। तो हमारी पीढ़ी ने बिल्कुल जीरो टेक्नोलॉजी से या बहुत कम टेक्नोलॉजी से हाईएस्ट टेक्नोलॉजी भी देखी। हमने बदलता हुआ सामाजिक परिवेश भी देखा। हमने YouTube पे सारे कमाल होते हुए, जो कुछ भी सारा मटेरियल आ गया, इस सारे मटेरियल से क्या चेंज आएगा सोशियोलॉजिकल, वो भी आगे पता चलेगा। मेरे लिए आज ये नया डेटा था जो आपने शेयर किया, थैंक्स आपको, कि लगभग 30% बच्चे, 70% बच्चे, यदि मैं गलत होऊंगा तो आप ठीक कर देना, 70% बच्चे इस स्थिति में आ गए हैं जहां उनको फिजिकल रिलेशन बनाने में अपराध बोध नहीं होता है। ये पार्ट ऑफ द लाइफ है। मैं ठीक कह रहा हूं? ये आश्चर्यजनक है ये हमारे लिए, क्योंकि हम उस माइंडसेट से आते हैं जब सोचना भी गलत था। मतलब उसमें से गुजर जाना तो बहुत आगे की बात है, हम उस माइंडसेट से आते हैं। तो अब ये माइंडसेट जितना बदला है, तो अगले 20 साल में क्या बदलने वाला है? 20 साल में और बदलेगा कि नहीं बदलेगा? तो 20 साल में भारत में भी पता चलेगा कि 5% बच्चे विदाउट मैरिज पैदा होते हैं। अब ये कोई बड़ी बात नहीं होगी, ये आश्चर्यजनक बात नहीं होगी। तो यहां हम सभी माँ बाप को, सभी धर्मों के लोगों को, सभी समाज के लोगों को, है ना, अभी हम समाज का हिस्सा हैं कि बाजार का हिस्सा हैं? मैंने सुबह भी पूछा, हम बाजार का हिस्सा हो गए हैं। तो यदि सही अर्थों में हम धर्म हैं, हम समाज हैं, केवल धर्म के गाने गाने से काम नहीं चलेगा, केवल पूजा पाठ कर्म कांड से काम नहीं चलेगा। सही अर्थों में धर्म का काम समाज को मजबूत करना है, आने वाली पीढ़ियों को सही दिशा देना है। कितने लोग सहमत है इस बात से? तो केवल 15 मिनट पूजा कर लिया, उससे हम धार्मिक नहीं हो गए। हम अपने ही घर में अपने बच्चों को दिशा नहीं दे पा रहे हैं, तो हमको सोचने की जरूरत है कि क्या किया जाए। माँ के पेट से बच्चा ना गोरा काले का अंतर लेके आया था, ना मेल फीमेल का डिफरेंस लेके आया था, ना गाली लेके आया था, ना झगड़ा लेके आया था। किसने दिया सब कुछ? बच्चे हमारे व्यवहार का आईना है। बच्चा कुछ भी गलत करता है तो हमारा आपका दिया हुआ है। क्यों हम जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है? तो बच्चों को सुधरना है कि हमको सुधरना है? अब नहीं बोलोगे? हाँ, बच्चों को सुधारना है कि हमको सुधरना है? हाँ, कमल मंगल जी, कम से कम कमल मंगल जी ने जिस तरह से विद्यार्थी होने को स्वीकारा है, ये बहुत प्रशंसनीय है। 60 की उम्र में कोई बच्चा, कोई व्यक्ति विद्यार्थी हो सकता है। 60 की उम्र में सारी चीजों को जीरो करके दोबारा से शुरू कर सकता है। ऐसे भी कई लोग समाज में मिलते हैं। तो पता चलता है कि उम्र मोहताज नहीं है कोई चीज के लिए। सब तरह के लोग मिलते हैं। तो हमारी भी ये कंडीशनिंग, नहीं बड़ी उम्र वाले इसको नहीं ले पाएंगे, वैसा नहीं। आदमी कभी भी नई जिंदगी शुरू करने के लिए तैयार रहता है। तो दोस्तों, तो परिवार हमारा, समाज हमारा सुरक्षित हो। हम कहीं भी, अहमदाबाद उस मामले में काफी अच्छी स्थिति में है ना। रात बेरात कहीं भी फैमिली लेके जाएं, आपको ये डर नहीं रहता है कोई आपकी फैमिली के साथ मिसबिहेव करेगा। कोई लड़की रात बेरात कहीं भी जाए तो कोई डर नहीं है कि कोई मिसबिहेव कर देगा। ऐसा है अभी भी? अब नहीं है, अब नहीं है। कितने साल पहले ऐसा था? है कंपैरेटिवली सेफ है, पर ये बदल रहा है कि नहीं? मैं कह रहा हूं ये 20 साल में आप ढूंढोगे गुजरात कहां गया। और मैं ये 2012 से बोलना शुरू किया हूं।
जब तक गुजरात मॉडर्न एजुकेशन में नहीं गया, गुजरात अपने बिजनेस के साथ था, अपनी आस्थाओं के साथ था, अपनी जड़ों के साथ था, अपनी परंपराओं के साथ। जैसे जैसे बच्चे मॉडर्न एजुकेशन में जाएंगे, वो तर्क सीखेंगे, वो दूसरी दुनिया को देखेंगे। अब वो दूसरी दुनिया में जाएंगे, उसका जो कुछ भी, मैं नहीं कह रहा हूं कि ये गलत हो रहा है, मैं नहीं ऐसा कह रहा हूं, ये भी एक प्रोसेस है। क्योंकि केवल एक अपने दायरे में रह के हमारी कुछ अच्छाइयां भी थी, वो बनी हुई थी, लेकिन उसके साथ कोई नेगेटिविटी भी थी। अब हमने बड़ा दायरा स्वीकार किया है, तो उसका जो पॉजिटिव है, नेगेटिव है, अल्टीमेटली फिर सबको हम हैंडल करेंगे। तो समस्या नहीं है, हम समाधान की ओर जाएंगे, हम आगे बढ़ेंगे। लेकिन कब समाधान की बात करेंगे तब। यदि केवल समस्याओं से जूझते रहेंगे, परिवार टूटेंगे। आने वाले बच्चे परिवार टूटते हुए देखो क्या हो रहा है। जब मैं लड़कियों से बात करता हूँ ना, तो मेरे को कई अनमैरिड लड़कियां बात करती हैं। वो कहती हैं कि सर, हमारे इतने सारे दोस्तों की शादियां हुई हैं, उनसे फोन से बात होती है तो वो यही बताते हैं बहुत झंझट है, शादी मत करना। तो जिनकी शादी हो गई, वो जिनकी शादी नहीं हुए हैं उनको ज्ञान देते हैं। और क्या ज्ञान देंगे? ज्ञान तो यही देंगे क्योंकि उस बात की हमारी कोई तैयारी नहीं है। विवाह करके दो लोगों के बीच की घटना है, दो परिवारों के बीच की घटना है कि सामाजिक घटना है? बोलो। दो लोगों के बीच की घटना है, यही प्रॉब्लम है बस। दो लोगों के बीच की प्रॉब्लम होती तो इसलिए हमको दो परिवारों से कोई लेन देन भी नहीं है, इसलिए उन परिवारों के साथ हमारा अपनापन भी नहीं है। अपनापन भी नहीं है तो उनको क्यों झेलेंगे? हमको तो लड़का लेके निकल जाना है या लड़की को लड़की लेके निकल जाना है। तो पहले लड़की लड़के के घर जाती थी, आजकल ना लड़का लड़की घर जाता है, ना लड़की लड़के घर जाती है, दोनों बीच में से निकल के बेंगलोर चले जाते, हैदराबाद चले जाते, या फिर और हुआ तो लंदन, अमेरिका, सिलिकॉन वैली चले गए। और वहां जाके भी प्रॉब्लम तो वही है। भागोगे किससे? भागना तो अपने चित्त से है, भागना तो अपने स्टेट ऑफ माइंड से है। क्योंकि यदि आपका माइंडसेट आपने व्यक्ति को केवल एक व्यक्ति को चाहा है, तो अपनी शर्तों पे चाहा है। हम दूसरे के नहीं हुए हैं, उसको अपना बनाना चाहते हैं। अपना बनाने का मतलब है अपनी मनमानी चलाना चाहते हैं, नहीं चलेगा। तो विवाह दो परिवारों के बीच की घटना नहीं है, विवाह दो व्यक्ति के बीच की घटना नहीं है, विवाह कोई सामाजिक घटना है। जब तक उस लेवल पे जाके हम नहीं सोचेंगे, विवाह सफल नहीं होगा, कुछ भी कर लीजिए। तो विवाह के बारे हमारा कंडीशनिंग, हमारा जो कॉन्सेप्ट है, बेसिक कॉन्सेप्ट ही गड़बड़ है। जब तक मेरे को पर्पस का पता नहीं होगा, क्योंकि पर्पस मेरा अपना है, वो मेरा शाश्वत है। मैं सशरीर हूं तो भी मेरा पर्पस है, बिना शरीर हूं तो भी मेरा पर्पस है। पर्पस वहां तक जाता है। पर्पस कोई सशरीर ही नहीं है। इसका मतलब जो मैं हूं, जो मैं हमेशा शाश्वत हूं, उस पर्पस को पहचान के फिर तय होगा कि शादी का क्या मतलब है और परिवार का क्या मतलब है, क्यों इतना झेला जाए। जब पर्पस ही पता नहीं है, उस लगने वाले फल का ही पता नहीं है, तो क्यों इतना झेला जाए? ये बहुत जेन्युइन है। तो शादी, पहले लोग शादी करके झेल रहे थे, अभी लोग तय कर दिया, अभी क्यों झेला जाए? मुस्लिम कंट्रीज का डिवोर्स रेट सबसे कम है। क्यों कम है? क्योंकि वहां मुस्लिम कंट्री में महिलाओं को आजादी ही नहीं है कि वो तलाक ले पाए। उनको आज वो यदि फाइनेंशियली सिक्योर नहीं है तो वो वैसे भी नहीं लेगी, वो झेलेगी। हमारे यहाँ भी परिवारों ने, महिलाओं ने लगातार झेला है ना। तो पहले झेल के साथ में रह रहे थे, जब से पैसा और आजादी और थोड़ा पढ़े लिखे हो गए, कॉन्फिडेंस आ गया अकेले चलने का, क्यों झेला जाए? तो झेल तो पहले भी रहे थे, पहले नहीं झेल रहे थे ऐसा नहीं था। फिर भी आस्थाओं की वजह से कुछ कोटिंग थी, कुछ अच्छी आस्थाएं और धार्मिक प्रभाव के चलते एक दूसरे के साथ चलने का कमिटमेंट था। तर्क आया, धर्म भी गया, आस्था भी गई, भोग आया। अब सबकी अपनी अपनी मर्जी, तो नहीं चलेगा। शादी नहीं करते हैं तो अकेलापन तंग करता है, अकेलापन तंग करता है तो कोई हमको यूज करता है, हम किसी को यूज करते हैं, और कुल मिला के अपने हाथ में कुछ नहीं है। अंततः कोई अपना आपकी जरूरत है। कोई भी खुशी मिलती है तो क्या लगता है? आज मेरा कोई अपना होता तो मैं उसको बताता। खुशी भी अकेले की चीज नहीं है, वो भी सबके बीच की चीज है। आप होटल जाते हो तो उठ के गाड़ी उठा के अकेले जाके खा के नहीं आ जाते। आप फिल्म देखने जाते हो तो उठ के अकेले जाके फिल्म देख के नहीं आ जाते। वहां भी कम से कम दो तो चाहिए। खाना खाएंगे जाएंगे, कम से कम 2 हैं, 10 हो जाएं तो और अच्छा। फिल्म देखने भी जाएं 2 तो चाहिए, कहीं भी 2 तो चाहिए ही आपको। बिना 2 के आपका काम नहीं चलेगा। और जिसको 10 के साथ रहने की, जिसको 100 के साथ रहने की योग्यता है, उसको 1 के साथ रहने की भी है। जिसको 1 के साथ नहीं है, वो 100 के साथ भी रहेगा।
प्यार होता है तो सबसे होता है, एक से होता है तो लफड़ा ही होता है। प्यार को भी समझना होगा कि बेसिकली हम क्या चीज को प्यार बोल रहे हैं। जैसा कि मैंने सुबह भी कहा कि प्यार लेने का नाम नहीं है, प्यार देने का नाम। जिसको मैं प्यार करता हूं उसके लिए सब कुछ करना चाहता हूं, वो अनकंडीशनल है। तो प्यार की वो क्वालिटी होगी, अभी प्यार नहीं है, अभी कुछ और है, फिर उसमें तो पूरा नहीं होने वाला है जी। अभी आपने जो अकेलेपन की बात की, तो जापान में एक अब ऐसी सर्विस है कि जहाँ पे आप रेंट अ फ्रेंड, मतलब आप 60, 70, $80 प्रति घंटे का रेट देके आप अकेले रेस्टोरेंट में या मूवीज नहीं देखना जाना चाहते, तो वो आपके साथ नहीं, आएंगे। अब ठीक है भैया, अब तो रेंट पे सब मिलेगा, बीवी भी रेंट पे मिलेगी, हस्बैंड भी रेंट पे मिलेगा। हर शादी में वही हस्बैंड लेके क्यों जाना, कितना बोर लगता है। जब आप गाड़ी नहीं लेना चाहते हो, कपड़े नहीं लेना चाहते हो, हर बार लोगों को कुछ नया दिखाना चाहते हो, तो हर बार दिखाओगे इस बार नया वाला हस्बैंड है, इस बार नई वाली वाइफ। चेंज शाश्वत नियम है। हाँ जी, माइक पीछे। मैं बीच में बोल दूं? हाँ, जैसे भाई ययाति ने बताया, ऐसा माइक पीछे। हमारे देश में ह्यूमन लाइब्रेरी शुरू हुई है। जैसे अच्छा। किताब को पढ़ते हैं, ऐसे आप किसी व्यक्ति को साथ में ले जाके उसके साथ बात करें, तो बात करने का कार्यक्रम पूरा। हाँ, जो साथ थे वो तो भगा दिए। हाँ भाई आदमी पैदा हुआ होगा, किसी दो से ही पैदा हुआ होगा, और दो के बाद चार आए, मतलब जो परिवार था वो हमारे पास बचा नहीं। फिर हम सोलो ट्रैवलिंग पे जाएंगे, क्योंकि आदमी के साथ जीने की योग्यता खत्म हो गई है। आदमी दुख का कारण है, तो जंगलों में घूमते रहो अकेले, कुत्ते बिल्ली के साथ रह लो, पर आदमी के साथ नहीं रहना। भाई ये साला एनिमल लवर कहां से पैदा हो रहे हैं? आदमी को लव करने की योग्यता दिख नहीं रही है, तो कम से कम कुत्ता तो पूंछ उठाता है, गले से लिपटता है, तो ज्यादा अच्छा लगता है। आदमी देखो तो खाओ खाओ खाने आता है। सोम भैया, एक बेसिक डाउट था उसमें जो आपने लिखा कि वो स्वयं के प्रति विश्वास जो ट्रांसलेट हो रहा है संबंध के प्रति विश्वास में, तो समझो दो लोग हैं, एक में स्वयं के प्रति विश्वास है लेकिन दूसरे में नहीं है, तो क्या वो संबंध के प्रति विश्वास में ट्रांसलेट होगा? वो समझ में नहीं आ रहा है। मैंने बहुत क्लियरली कहा कि स्वयं के प्रति विश्वास का मतलब है कि आपका भाव और विचार सुखदायी हो गया है। आपका भाव और विचार सुखदायी हो गया है तो आपके आचरण में एक निश्चितता आएगी कि नहीं आएगी? आप रिएक्ट करेंगे कि रिस्पॉन्ड करेंगे? आप सामने वाले को प्यार करेंगे कि उससे द्वेष करेंगे? उससे आगे बढ़ के खुश होंगे कि उसको आगे बढ़ा के खुश होंगे? उसका सम्मान करेंगे कि ईर्ष्या करेंगे? सम्मान ही करेंगे। आप किसी व्यक्ति का सम्मान करें, उसको आगे बढ़ा के खुश हो, वो आपको चाहेगा कि नहीं चाहेगा? वो चाहेगा ही। आपके आचरण से आपके प्रति एक्सेप्टेंस बनता है, और आपकी जीने की क्वालिटी से उस क्वालिटी को समझने के लिए आधार बनता है। तो दोनों के बीच में आदान प्रदान शुरू हो गया। बढ़िया, थैंक यू। तो ठीक है, इसको पूरा करते हैं। तो इससे ये पता चला कि सभी परिवार ऐसे हो जाएं, फाइनली सभी परिवार शिकायत मुक्त, अभाव मुक्त हो जाएं, यही सरकार और समाज का काम है। देखिए, 3 राज्यों के साथ स्कूल एजुकेशन में हम लोगों ने काम किया है, और हायर एजुकेशन में देश की बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में ये रेगुलर कोर्स में चलता है। बड़े प्लेटफॉर्म पे काम करके ये समझ में आ गया, कुछ भी रॉकेट साइंस नहीं है। ना परिवार चलाना रॉकेट साइंस है, ना सरकार चलाना रॉकेट साइंस है, कुछ भी रॉकेट साइंस नहीं है। प्रॉब्लम इतनी ही है, हम जूझ रहे हैं, अपने से जूझ रहे हैं, अपनों से जूझ रहे हैं। जो एनर्जी सकारात्मक दिशा में जाके कुछ क्रिएशन में लगती, वो सारी एनर्जी नकारात्मक दिशा में जाके डिस्ट्रक्शन में लगती है। लास्ट में हाथ में कुछ नहीं आया तो बस फिर अंतिम ज्ञान अपने पास आ गया, सुख दुख साथ साथ है, जीवन एक संघर्ष है, संसार माया है, कुछ समझ नहीं आया। जबकि संसार नियम पूर्ण है, जीवन एक उत्सव है, सच्चाई ये है। तो सच्चाई मेरे को समझ में, तो मूल काम क्या हुआ? मूल काम एक ही है, मेरे भाव और विचार की दुनिया पे मेरा अधिकार आ जाए, मेरे भाव और विचार की दुनिया पे मेरा अधिकार आ जाए,
मेरे भाव और विचार हमेशा के लिए सुखदायी हो जाए। ये टेक्निक अपने को सीखना होगा। ये टेक्निक आने के बाद में सब कुछ बढ़िया से चलेगा, प्रॉब्लम बाहर नहीं है। मेरे सारे संबंध मेरी स्थिति का आईना है। मेरे सारे संबंध मेरी स्थिति का आईना है। मेरी मनस्थिति ठीक नहीं है तो मैं सामने वाले को रिएक्ट कर देता हूं, वो वापस रिएक्ट कर देता है। मैं कहता हूं कि सामने वाला ठीक नहीं है, कभी उसकी स्थिति ठीक नहीं है, वो रिएक्ट कर देता है और लगातार ये रिएक्शन चेन रिएक्शन में बदल के ब्लास्ट हो जाता है। तो सार बात क्या निकली? सार बात ये निकली कि सभी ऐसा ही हो जाएं, सभी ऐसा ही हो जाएं। यही सरकार और समाज का काम है। इतना काम हो गया, फिर बाकी चीजें बहुत आसान। बढ़िया। इसमें कोई कंफ्यूजन है तो बोलो। हाँ जी, माइक माइक। गरीबी अमीर की जो एनालिसिस किया उसको काइंडली दोबारा समझा दें तो अच्छा रहेगा। देखिए, इतना ही बोला कि एक व्यक्ति के भीतर भौतिक चीजों को लेके, पैसे को लेके, वस्तुओं को लेके दो ही प्रकार की मामला हो सकता है। साधन की कमी और कमी का एहसास। ये दोनों एक बात है कि अलग अलग बात है? अलग अलग बात। क्या क्या ऑप्शन हो सकते हैं? साधन की कमी है और कमी का एहसास भी है, इसका नाम गरीबी। साधन की कमी नहीं है लेकिन पड़ोसी के साथ कंपैरिजन करके कमी का एहसास होता है। चार्ट में कुछ और लिखा है, गलती है। अच्छा, साधु में साधन की कमी नहीं है, ठीक तो है? हाँ, तो साधन की कमी, अच्छा है, करूं इसको? अच्छा, आप ठीक कह रहे हैं, आप ठीक कह रहे हैं। अच्छा, ठीक है, आप ठीक कह रहे हैं, उचित है। बढ़िया। तो साधु क्या है? साधन की कमी है लेकिन कमी का एहसास नहीं है। तो उसके लिए वो कमी है ही नहीं, ये हमको देख को लग रहा है कि उसके पास कमी है। जैसे हमको अमीर को देख के लग रहा है कि उसके पास साधन संपन्न है, लेकिन वो अमीर किसी से कंपैरिजन करके अपने आप को छोटा मानता है, तो फिर उसके पास साधन नहीं है। बेशक है पर वो उसके पास नहीं लगता है ना। समृद्धि क्या हो गया? साधन की कमी भी नहीं है और कमी का एहसास भी नहीं है। थैंक यू, आप ठीक कह रहे हैं। दूसरी लाइन, अमीरी। साधन की कमी नहीं है लेकिन कंपैरिजन के कारण कमी का एहसास है। कमी का एहसास, साधन की कमी है, कमी का एहसास नहीं है। कमी का एहसास नहीं है। चलो, आपको समझ में आ गया ना? ठीक कर लो। सेकंड वाली लाइन है ना भैया, सेकंड वाली लाइन में हाँ, साधन की कमी नहीं, साधन की कमी नहीं है। हाँ, कमी का एहसास है। भैया साधन की कमी वाले में करेक्ट, साधन की कमी नहीं है। चलो, ऐसे ठीक है। इधर भी, इधर कम है। थैंक यू। बढ़िया, अच्छा है। देखो, इससे समझ में आ रहा, आप ध्यान दे रहे हो। हाँ, नहीं, पर मैंने ऐसा नहीं लिया। ऐसा कहने में ठीक लगता है। मैंने गलती इसलिए की थी कि मेरे को पता चले कि आप लोग ध्यान दे रहे हो कि नहीं दे रहे। वो क्या, बोलने में एक तार चलते रहता है, लिखने में एक तार चलते रहता है, उसमें कोई गैप। बढ़िया, ठीक हो गया। तो मेरे को लगता है कि हाँ, और कुछ कहना है तो बोलिए। इस पूरी चर्चा में क्या ध्यान में चला गया? तो हमने जीने को समझने की कोशिश की। हम जीना चाहते हैं, जी पा रहे हैं?
कितने परिवार जी पा रहे हैं, कितने लोग जी पा रहे हैं? बहुत कम। हमेशा अहमदाबाद में इंजीनियर डॉक्टर कितने होंगे, लाइन लगा के होंगे। कितने लोग हैं जो हमेशा खुश रहते हैं? ये हमारी प्रॉब्लम है। कितने परिवार हैं जो शिकायत मुक्त अभाव मुक्त है? कितने परिवार हैं जो चाहते होंगे कि हमारा परिवार शिकायत मुक्त अभाव मुक्त हो? सभी चाहेंगे। तो जब ऐसा देखते हैं तो इस बात पे एक ध्यान चला गया, अब ये हो सकता है कि नहीं हो सकता है? तो मैंने चर्चा किया था कि यदि हम कहें कि ये नहीं हो सकता है तो इसको कैसे देखेंगे? सृष्टि अपने आप में पूर्ण है, मानव उसकी सर्वश्रेष्ठ कृति है, सर्वश्रेष्ठ रचना है, और वो अधूरेपन के साथ जिएगा तो सृष्टि अपने आप में अपूर्ण सिद्ध होती है कि पूर्ण सिद्ध होती है? अपूर्ण सिद्ध होती है, क्योंकि मानव उसका इंटीग्रल पार्ट है। जबकि ऐसा नहीं है। इसका मतलब है कि हमारे इवोल्यूशन की जर्नी में 2 लाख साल की यात्रा जो भी कुछ मानव ने की है, उसमें हमने शरीर के लेवल का अधिकार पाया है। तो कम से कम हमने जिंदा रहने की जगह को पाया है, उसको कल देखेंगे। लेकिन जिसको जीना कह रहे हैं, इतना सारा जिंदा रहने में जो कुछ भी प्रयास हमने किया है, उस सब के बाद हमको लगता था कि पैसा आने से जिंदगी में बाहर आ जाएगी। पैसा आने से सुविधा की बाहर आ गई, लाइफ में एक कंफर्टेबल जोन आ गया। लेकिन सही अर्थों में जिंदगी मिली। आपस में संबंध की जो प्रॉब्लम है, संबंध की प्रॉब्लम गरीब घर में ज्यादा मिलेगी या अमीर घर में ज्यादा मिलेगी? अब कुछ भी कहना मुश्किल है, कुछ भी हो सकता है। इसका मतलब अमीरी गरीबी से उसका मतलब नहीं है। संबंध की प्रॉब्लम शिक्षित परिवार में ज्यादा मिलेगी कि अशिक्षित परिवार में मिलेगी? कहीं भी मिल सकती है, लेकिन शिक्षा के साथ साथ और हमारा कॉन्फिडेंस संबंध को लेकर लूज होता हुआ दिखाई देता है। अशिक्षित लोगों में कम से कम बहुत सारी झेलने की क्षमताएं थी, आस्थावश थी, किसी भी कारण से थी, ऐसा भी दिखाई देता है। तो ऐसा सारी चीजों को देखेंगे तो हमारा ध्यान जाएगा कि नहीं, कुछ कैसे बदलता हुआ दिखाई देता है। और क्या आज हमने चर्चा किया कि हम चाहते क्या हैं। कल हम यहां से शुरू करेंगे कि हो क्या रहा है, और उसके आधार पे फिर आगे बात करेंगे। बढ़िया, धन्यवाद। कुछ प्रश्न हो आपके तो आप 2-5 मिनट में बोल दीजिए, फिर आगे बात करेंगे। माइक। सर मेरा नाम दर्शन है, मैं अहमदाबाद से हूँ। आपने बताया कि जैसे 9 महीने के बाद एक फल जो है वो हमें पता है, इसके लिए हम लोग सब खुशी से उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं। वैसे ही ये मानव जीवन का फल क्या होना चाहिए, या फिर उसको उस उद्देश्य को कैसे पहचाने, वो कैसे हम लोग जान सकते हैं? क्योंकि बहुत सारे लोगों के फल अलग अलग होते हैं। नहीं, अब देखो, अब तक हम उसको अलग अलग बोल रहे थे, पर वो सारे पल किस बात के हैं? सारे पल तो इसी बात के हैं ना कि मैं हमेशा खुश रहूं। यस, मैं हमेशा खुश रहूं, इससे अधिक कुछ हो नहीं सकता है। लेकिन वो खुशी जो है वो कोई फल के ऊपर ही वो डिपेंड, फल के ऊपर नहीं है, वो एक ग्रेजुअल प्रोसेस है, उसको समझेंगे। लेकिन पहले ऑब्जेक्टिवली देख लेते हैं कि ये यूनिवर्सल है कि नहीं है। तो मैं हमेशा खुश रहना चाहता हूं। जब मैं कहता हूं कि मैं हमेशा खुश रहना चाहता हूं, तो एक क्षण के लिए भी अभाव, भय, नेगेटिविटी मेरे को छुएगा तो फिर वो हमेशा नहीं रहेगा। तो मैं हमेशा खुश रहना चाहता हूं। ऐसा मैं ही रहना चाहता हूं कि सारी स्त्री पुरुष, मेल फीमेल, पूरे विश्व के सभी लोग जितने हैं, जितने चले गए। तो एक बात समझ में आ गया कि हमने मानव की पूर्णता को इस लाइन से पहचान लिया। वो पल सबके लिए एक है। जब मैं उस स्थिति को पा जाऊं, जब मेरे खुश रहने की निरंतरता हो जाए, मैं हमेशा खुश रहूं और उसमें कोई रिवर्सल ना हो। भाई मैं 1 महीना खुश रह लिया, उसके बाद नीचे आ गया, ये भी नहीं चलेगा। मैं 2 साल खुश रह लिया, उसके बाद नीचे आ गया, ये भी नहीं चलेगा। तो हमेशा हो जाए, तो यही उस पल की, यही उस स्थिति की पहचान है। इस स्थिति को पा जाऊं, किसी भी विधि से पा जाऊं, जो करना है कर लो अब। तो ये पूरी दुनिया के मानव के लिए ऑब्जेक्टिव रियलिटी है। थैंक यू जी। हाँ जी, और कोई बात? हाँ जी, आगे माइक दीजिए।
भैया परिवार की डेफिनेशन क्या है? परिवार भी तो एक सब्जेक्टिव चॉइस हो सकती है हाँ ना? बिल्कुल, तो मेरे को लगता है कि देखो, मैं फिर से वही बोलूंगा, मानव है ये सच्चाई है, ठीक हो गया। मानव है तो उसका कोई पर्पस है, ये भी सच्चाई है। तो पहले पर्पस को पहचानते हैं, फिर देखेंगे परिवार बीच में है कि नहीं। सिस्टमेटिकली चलते हैं। तो सार बात ये निकली, मेरे को लग रहा है कि ये बहुत काम की बात है, बहुत काम का प्रश्न है, या बहुत सिस्टमेटिक चलने के लिए अप्रोच यही है कि मैं मानव हूं, ये एक सच्चाई है। और थोड़ा सा बियॉन्ड जाके बोल दूं तो जब ये शरीर था नहीं था तब भी मैं था, और कल ये शरीर नहीं रहेगा तब भी मैं हूं, और तब भी मैं अपने पर्पस के साथ ही हूं। तो मैं शाश्वत हूं और मेरा पर्पस में भी मेरे साथ है। तो यदि ये दो चीजें हमेशा हैं और इसकी क्लैरिटी मेरी बन जाए, तो देखेंगे फिर परिवार की उसमें कोई जगह है कि नहीं है। ठीक रहेगा, सम्मानजनक है। 9 महीने के बाद जो फ्रूट मिलता है, एक प्रेगनेंसी के बाद एक बच्चा मिलता है, तो ऐसे इसका कोई टाइम फ्रेम है कि ये टाइम फ्रेम में हमारा जो ह्यूमन लाइफ का जो फ्रूट है वो हमें मिलेगा? जैसे 9 महीना तो पता है कि मदर को आपको 9 महीने के लिए ये जो भी उतार चढ़ाव है वो आपको झेलने हैं, बायोलॉजिकल वो एक साइकिल है। तो वैसे इस चीज का कोई टाइमलाइन है? देखिए, एक बच्चे को कंसीव होने से डिलीवर होने में 9 महीने लगता है। एक मकान बनने में 1 से 2 साल लगता है। आम का पौधा, जितने फ्रूट प्लांट्स हैं वो 4 साल 8 साल प्लस माइनस। जितनी दलहन की फसलें हैं उनके कुछ दिन की बात करते हैं, है ना। गेहूं की फसल है वो 4 महीने की बात करते हैं। तो फिजिकल चीजों में टाइम डिसाइड हो जाता है। तो जितने भी हम टाइम की बात करते हैं वो साला फिजिकल रियलिटी के साथ है। लेकिन जब भी हम नॉन फिजिकल रियलिटी की बात करते हैं, बेसिकली खुश कौन हो रहा है? शरीर खुश हो रहा है कि मैं खुश हो रहा हूं? मैं खुश हो रहा हूं। अब मैं के साथ टाइम काम करता नहीं, कब तक समझोगे? इसमें टाइम काम करता नहीं है। तो ये टाइम का मामला नहीं है। हाँ, इस शरीर यात्रा में मैं कब खुश हुआ, कितने साल का प्रयास उसमें लगा, तो मैं कह सकता हूं भी मैंने 25 साल लगाए, 10 साल लगाए, 5 साल लगाए। होने के बाद टाइम कैलकुलेट इस शरीर यात्रा का हो सकता है। इस शरीर यात्रा के पूर्व भी मैंने कितनी तैयारी की है, उसका टाइम कैसे कैलकुलेट होगा? तो जहां टाइम, जहां फिजिकल केमिकल रियलिटी है, उसके साथ में टाइम का कैलकुलेशन काम करेगा। जो रियलिटी अपने आप में फिजिकल नहीं है, उसके साथ में टाइम का कैलकुलेशन नहीं काम करेगा। लक्ष्य की क्लैरिटी काम करेगी, लक्ष्य के लिए दिशा की क्लैरिटी और प्रोसेस की क्लैरिटी काम करेगी। और वो प्रोसेस भी इतना सुखदायी है, फिर इंतजार किसको रहता है ना। तो प्रोसेस अपने आप में आश्वस्त करता है कि मैं सही लक्ष्य और सही दिशा में चल रहा हूं। तो अपने आप में फिर यात्रा ही जारी रहती है। फिर जब होगा हो जाएगा। बढ़िया। और कुछ? चलिए, सभा के लिए जोरदार तालियां। बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया रहा। आप दोपहर में भी बैठ पाए, पहले ही दिन बैठ पाए, और मेरे को लगता है कि आज रात की गोष्ठी बहुत शानदार होने वाली है। तो आज रात में क्या चर्चा करेंगे? दिन भर की चर्चा में उपलब्धि क्या हुई, किन चीजों पे मेरा ध्यान चला गया, कहां मेरा दृष्टिकोण बदला, और क्या मेरे लिए क्वेश्चन लगता है पूरी दिन भर की चर्चा में, कहां मेरे को लगता है कि ये मेरे को क्लैरिटी नहीं हुई। सभा में से, आपके ग्रुप में से जिसको क्लैरिटी हुई होगी वो उस बारे में शेयर करेगा, और हम सभी अपनी उपलब्धि शेयर करेंगे। उन उपलब्धियों में से जो कुछ ना समझ में आने वाली चीजें होंगी, सभी सभा में हमारे कुछ मित्र रहेंगे। मैं परिचय करा दूं कि एक बार ग्रुप्स में कौन कौन रहेगा, सामने आ जाइए ताकि आप चेहरा पहचाने रहें। जो लोग ग्रुप को लीड करेंगे या जो पुराने लोग हैं जो ग्रुप को सहयोग करेंगे वो सामने आ जाएं। आप सुरेश, आप लोग 2-2 लाइन में अपना इंट्रोडक्शन बोल दीजिए, सामने आ जाएं फटाफट। जो लोग ग्रुप्स को सपोर्ट करेंगे वो लोग सामने आ जाएं। तो उम्मीद करते हैं कि 12 लोग मिल जाएंगे। 12 ही ग्रुप्स है ना। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। आइए, कोई बात नहीं, कोई बात। ज्यादा हो जाएंगे, 2-2 हो जाएंगे। कोई ग्रुप ज्यादा बड़ा होगा उसको ब्रेक करके छोटा ग्रुप कर लेना। हाँ जी, 2-2 लाइन में आपका इंट्रोडक्शन बोल दीजिए। मैं भरत सुथार अहमदाबाद से, वैसे बिल्डर और आर्किटेक्ट हूँ। कमल मंगल एजुकेशन से जुड़ा हुआ हूँ, आनंद निकेतन स्कूल से।
महेश पटेल गांधीनगर से, बिजनेस है और 2 साल से जीवन विद्या से जुड़ा हूँ। जयदीप बियोला है, अहमदाबाद से, कंस्ट्रक्शन का बिजनेस। अश्विनी शर्मा, महसाना, जीवन विद्या से ही जुड़ा हुआ हूँ और एजुकेशन में ज्यादा इंटरेस्ट है। विपुल पटेल, कपड़वंज, स्कूल कैंपस है। मैं हिना बियोला, अहमदाबाद से, गृहिणी हूँ। मैं सुनील पटेल, अहमदाबाद से हूँ, टाइल्स एंड सैनिटरी वेयर का बिजनेस है, 2 साल से जीवन विद्या से जुड़ा हूँ। सुरेश पटेल, जीवन विद्या का प्रबोधन गुजराती शिविर करता हूँ, 11 साल से जुड़ा हूँ। अंजना परमार, वेरावल से, एमएससी इन माइक्रोबायोलॉजी स्टडी कर रही हूँ। सतीश पटेल, गांधीनगर से, ये मेरा 3रा शिविर है। मैं मुंबई से हूँ, मेरा नाम है विजयांका शाह। मैं एज अ साइकोलॉजिस्ट और योग चिकित्सा में प्रैक्टिस करती हूँ और जीवन विद्या से 2008 से जुड़ी हुई हूँ। थैंक यू। मैं मनन पटेल, समर डायमंड विसनगर से और पिछले 2 साल से जीवन विद्या से जुड़ा हुआ हूँ। मैं नीता ठाकर और मैं जीवन विद्या 1.5 साल से कर रही हूँ और मेरी 4थी शिविर है। हेलो, सभी को नमस्ते। मैं अभिजीत राज, अहमदाबाद से बिलोंग करता हूँ और करीबन 2-2.5 साल से जीवन विद्या में लगे हैं और विद्या को समझने का प्रयास कर रहे हैं। धन्यवाद। नमस्ते सभी को, मेरा नाम परम गजर है, मैं गांधीनगर से हूँ और मैं भी 2-3 साल से जीवन विद्या में हूँ और वही समझने की एक जर्नी चल रही। धन्यवाद। नमस्ते, मैं जगदीश पटेल, अहमदाबाद से हूँ, मैं भी 2 साल से विद्या को समझने का प्रयास कर रहा हूँ। नमस्ते सभी को, मेरा नाम डॉक्टर पोषक पटेल है, बेसिकली गवर्नमेंट अफसर हूँ और विद्या को समझने और समझाने का प्रयास पिछले 10 साल से जारी है। धन्यवाद। बढ़िया, नमस्कार, धन्यवाद। फिर मिलेंगे कल सुबह। सुबह का टाइम थोड़ा सा मेरे को ऐसा लगा कि आप 9 बजे तक नाश्ते की बात कर रहे हैं, तो 9 बजे ही मिलने का टाइम रखा जाए कि 9:30 रखा जाए? 9:30 जो बाहर से आने वाले उनको ध्यान में 9 बजे करें। हाँ जी, 9 बजे सबकी सहमति है? 9 बजे, तो हम सुबह 9 बजे मिलेंगे। और गोष्ठी के लिए इसी हॉल में रात्रि को शार्प 8 बजे मिले। हाँ जी, बिल्कुल 8 मेरे से 9 1 घंटा गोष्ठी करेंगे, तभी जाके सब सेट होगा। बिल्कुल बिल्कुल, गोष्ठी बिल्कुल इग्नोर ना करें और आप देखेंगे कि डे बाय डे इसमें से काफी कुछ बढ़िया निकलेगा, तो उसके साथ हम आगे चलेंगे। एक मानसिकता ऐसी बनी रहती है कि सोम भैया ने तो पूरे दिन सिखाया ही है, अब गोष्ठी में नया क्या सीखेंगे। तो मैं बता दूं, जब सोम भैया कुछ भी बोलते होते हैं तो हम सभी का सभी चीजों पर सटीक ध्यान नहीं जाता। हम अपने विचारों में उलझे रहते हैं, हम कंपेयर करते रहते हैं, तो सभी चीजों पर ध्यान नहीं जाता। जब गोष्ठी में बैठते हैं तो साथियों का जहां ध्यान गया है वहां हमारा ध्यान खींच जाता है। तो गोष्ठी पूरे शिविर जितना ही महत्वपूर्ण भाग है, इसको अंडर एस्टिमेट मत करना। राइट, 11 साल का एक्सपीरियंस बोल रहा है, तो गोष्ठी महत्वपूर्ण है। बस इतना। आप कुछ पूछना चाहते थे भाई? हो गया, ठीक है, धन्यवाद। रात्रि को मिलते हैं।